सवाल न सवाल में आपका स्वागत है। भाजपा की चौथी सूची में कहीं न कहीं अनुभवी पर हाईकमान ने प्रदेश नेतृत्व को भरोसे में लेकर दांव लगाया है, लेकिन अभी कुछ मंत्री और बाकी जो सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की नजर है और युवा नेताओं में शामिल एक शख्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं और हम चर्चा करेंगे कि आखिर युवाओं का इस भाजपा में इस बार क्या भविष्य है। तो हम बात करने जा रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। युवा नेताओं में आपकी गिनती होती है, छाए तो आप बहुत रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से बाहर कभी पश्चिम बंगाल, कभी दिल्ली, कभी उत्तराखंड, कभी यूपी, लेकिन अब लौट करके आप न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि शिवपुरी पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त कार्यालय में क्या कर रहे हो? देखिए, जिस प्रकार एक भक्त के लिए देवालय होता है, कार्यकर्ता के लिए कार्यालय होता है, ये हमारी प्रेरणा का केंद्र है। और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हूँ और इस चुनाव में विधानसभा के जो विस्तारक हैं उनकी दृष्टि से प्रदेश का सहयोग भी बनाया है। तो संगठन का अनेक काम होते उस दृष्टि से कार्यालय आना हुआ है। मैं जितना भोपाल में हूँ, जितना दिल्ली में हूँ, उतना अपने शिवपुरी जिले में भी हूँ, अपनी विधानसभा में भी हूँ, अपने कोलारस के बूथ तक भी हूँ। मैं जितनी आपको ऊपर दिखाई देता हूँ उतनी जड़ें मेरी नीचे भी हैं। मतलब आप हैंडपंप है सर? बिल्कुल, आसानी से उखाड़ नहीं सकता है। बिल्कुल, कोई सनी देओल नहीं उखाड़ सकता। ये वो हैंडपंप है। ये हैंडपंप कहाँ लगा है सर? कोलारस में? ये हैंडपंप कोलारस में लगा है। माने आप कोलारस से दावेदार हैं टिकट के? निश्चित तौर पर। मैं ही क्या, आखिर ऐसा क्या है कि सुरेंद्र को कोलारस से टिकट दिया जाए? आप शिवपुरी जिले के अंतर्गत आते हैं ना? शिवपुरी में तो चर्चा में है यशोधरा राजे। जो सूची आई है उसमें कई मंत्री, लेकिन यशोधरा ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। शिवपुरी से एक और मंत्री है शायद धाकड़, सुरेश धाकड़ जी। और जो चुनाव के रिजल्ट रहे वो 3-2 और 3-2 में तब्दील हो चुके हैं। माने कोलारस सीट वो है जहां वीर सिंह पहले आए थे भाजपा में और अब जा भी चुके हैं। तो आपकी नजर वीर सिंह के कारण है जो खाली हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वीरेंद्र जी नहीं थे तब भी मैंने कहा था। 2018 के उपचुनाव में आप फरवरी में देखेंगे तो वहां मेरा नाम था और पार्टी ने मुझे स्टार प्रचारक भी बनाया था। मेरा जन्म कोलारस के मड़वासा गांव में हुआ है और उस वहां पर मैंने विकास के जो काम किए हैं, संगठन के तंत्र खड़ा किया है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से अभी जो पर्यवेक्षक आए थे, दिल्ली से आए हैं, मध्य प्रदेश से अभी कुछ दिन पहले भेजे गए थे। पहले तो रायशुमारी होती थी, अब शायद इस बार रायशुमारी हुई नहीं, लिफाफे आए नहीं और इस बीजेपी कार्यालय के बोरों में रखे नहीं गए। पर जो दोनों पर्यवेक्षक थे, चाहे दिल्ली के हो या मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहीं आपको गंभीरता से लिया? नहीं, निश्चित तौर पर शायद आपको जानकारी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठन तंत्र है और नीचे के बूथ अध्यक्ष से लेकर हर कार्यकर्ता से संगठन ने अपनी जानकारी ली है। हाँ, तकनीकी बदली है, कभी लिफाफे आते होंगे, आज कार्यकर्ता से टेलीफोन से बातचीत होती है, बैठक में बातचीत होती है। मैं स्वयं छिंदवाड़ा जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करके आया। अपना दावा कोलारस से खुद रखा है पार्टी नेतृत्व के सामने, या आपके समर्थकों ने, शुभचिंतकों ने, या फिर पार्टी नेतृत्व चाहता है कि सुरेंद्र को इस बार मौका मिलना चाहिए? सभी बातें हैं। मैंने भी आग्रह किया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन महामंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और राष्ट्रीय स्तर पर भी। कोलारस के कार्यकर्ता भी चाहते हैं और संगठन के लोगों ने भी मेरा काम देखा है। जैसा आपको विदित, आपने मेरे कई बार उल्लेख किया, पश्चिम बंगाल मैंने पश्चिम बंगाल में आपको खुद अटेंड किया। आप दिल्ली में चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो या विधानसभा के हो, उत्तराखंड, वो सब ठीक है। एक इस कम उम्र में आपकी पृष्ठभूमि तो विद्यार्थी परिषद की है। इस वक्त तो प्रदेश अध्यक्ष भी विद्यार्थी परिषद से निकले हैं। पर जिस तरह से पुराने अनुभवी नेताओं पर कहीं दांव लगाने को भाजपा मजबूर हुई है, तो ये विद्यार्थी परिषद की भूमिका और नौजवानों के लिए आप कोई गुंजाइश है क्या? ये देखिए, विद्यार्थी परिषद का राजनीति से प्रत्यक्ष तौर पर कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी परिषद दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने वाला छात्र संगठन है। हाँ, कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री है। इससे निकले कार्यकर्ता समाज जीवन के हर क्षेत्र में जाते हैं। जो राजनीति में उनकी चर्चा कुछ ज्यादा होती है। विद्यार्थी परिषद राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन जो विद्यार्थी परिषद से हम सीखते हैं उसके आधार पर हम जहां जाते हैं वहां अपना नेतृत्व खड़ा करते हैं। लौट के आते हैं आपके जिले शिवपुरी से। शिवपुरी की सीट खाली है यशोधरा जी के मना करने पर, लेकिन महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी दावेदारी नहीं कहें, लेकिन पार्टी नेतृत्व उनको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ गहन चिंतन मंथन कर रहा है। क्या शिवपुरी से महाराज को लड़ना चाहिए? पार्टी जिसको कहेगी, शिवपुरी सीट तो भारतीय जनता पार्टी की सीट है और मुझे अभी भी विश्वास है कि कहीं ना कहीं यशोधरा सिंधिया जी मानेंगी। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है, पर यह सीट तो वो सीट है। आप अगर 1996 की लोकसभा सीट की बात करें, राजमाता सिंधिया अस्वस्थ थी, केवल उन्होंने फॉर्म डाला था और कार्यकर्ताओं ने उनको लोकसभा का चुनाव जिताया था। तो जिसको टिकट मिलेगा, चाहे वो श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, श्रीमती यशोधरा सिंधिया जी हो या कोई कार्यकर्ता हो, ज्यादा फायदा उस क्षेत्र में, शिवपुरी जिले में, महाराज के चुनाव लड़ने से या यशोधरा जी दोनों को लड़ने से? सिंधिया परिवार को क्षेत्र में प्रभाव है और एक भावना को लगाव के प्रति है। आपस की रस्सा कसी तो नहीं है? कोई रस्सा कसी नहीं है। आखिर यशोधरा पीछे क्यों हटी? स्वास्थ्य का हवाला राजनीति में समझ में आता है सर।
समझ में आता है लोगों को सियासी तौर पर, जब वो पहले चुनाव लड़ना चाहती थी फिर नहीं लड़ रही हैं और महाराज के नाम पर अभी सस्पेंस है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय मेरी श्रीमती यशोधरा जी से बात हुई थी कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ें, तो उन्होंने कहा था सुरेंद्र जी मैं 8 चुनाव लड़ चुकी हूँ, मेरी चुनाव लड़ने की मनस्थिति नहीं है। और अगस्त माह में उन्होंने अपने संगठन को बता दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती। स्वास्थ्य उसका भी बहुत बड़ा कारण है और उसको कोई कारण नहीं है, वो तो केवल फार्म डाल दे तो चुनाव जीत जाएंगी। शिवपुरी की सीट, शिवपुरी लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी है। वो राजमाता का क्षेत्र है। और हम खड़े हैं, राजमाता जी का फोटो लगा है जी, आप गौर से देखिए। और शिवपुरी और ग्वालियर चंबल की राजनीति में इनके महत्व को नकारा जा सकता है? मध्य प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में ज्योतिरादित्य को सामने लाना है, परिवारवाद का आरोप न लगे इसलिए यशोधरा को घर बैठाना है? बिल्कुल नहीं। यशोधरा जी संगठन में किसी ने नहीं कहा आप चुनाव मत लड़ो, उन्होंने अपनी स्वेच्छा जताई है। और मैंने कहा ना 2019 में भी मेरी उनसे बात हुई थी, तब उन्होंने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगी। अगस्त के महीने में संगठन के वरिष्ठ लोगों को बता चुकी हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो संगठन की अनुशासित कार्यकर्ता है, अगर संगठन का आदेश होगा तो यशोधरा जी फिर से चुनाव लड़ सकती हैं। चलिए फिर कोलारस पे आते हैं। वीरेंद्र के काट क्या है इस वक्त? सिर्फ सुरेंद्र या कोई और भी? वहां तो कमल गिरने वाला है, किसी को पार्टी टिकट दे। वीरेंद्र जी तो आए थे और चले गए, अब वो शिवपुरी से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस टिकट देगी नहीं देगी अलग विषय, लेकिन कोलारस में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। पिछला चुनाव 5-6 वोटों से करीब था निश्चित तौर पर। हाँ, पिछले 5 साल में लेकिन एक अंतर आया है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास, लाडली बहना योजना और माननीय शिवराज जी सरकार की गरीब कल्याण की योजना है, उसके तौर पर सीट का एक नेचर बहुत अलग है। वहाँ आदिवासी बड़ी संख्या में है, वहाँ हरिजन बड़ी संख्या में। निश्चित तौर पर 5 साल पहले ये वोट हमारे साथ नहीं था, पर पिछले 5 साल में सरकार ने जो काम किया है उसके आधार पर ये वोट हमारे पास आया है। संगठन की जड़ें वहाँ बहुत गहरी हुई हैं और हम लोगों ने जो वहाँ विकास के काम किए हैं, हम लोगों ने संगठन तंत्र खड़ा किया है। इसके बावजूद काम करने से 18-20 साल से आपकी सरकार है, आयातित नेता की जरूरत पड़ ही जाती है, वो फिर गैराम हो जाता है। नहीं, कभी कभी सीट की परिस्थिति होती है, पर आज वो परिस्थितियां बदली हैं। लोग तो आएंगे, हर चुनाव में कुछ परिस्थिति ऐसी होती है कि यहाँ नए व्यक्ति को ले आओ, शायद उसका लाभ मिल जाए, और लाभ की दृष्टि से हम उसको विचार करते हैं। लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से खड़ा है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिले और हम गरीब कल्याण को और आगे बढ़ा सकें। जब शिवपुरी जिले की जिक्र होता और आसपास की राजनीति का, तो एक और चेहरा है जो पर्दे के पीछे है, क्या उनका समर्थन आपको प्राप्त है? मैं बात कर रहा हूँ संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी की। उनकी रुचि, उनका बरदस्त, उनका आशीर्वाद के बिना आप क्या टिकट पा सकते हैं, या वही वीडियो है जो आपके हौसले बुलंद किए हुए? देखिए, मैं भी प्रचारक रहा हूँ, प्रचारक का विद्यार्थी परिषद, हाँ, संघ का प्रचारक ही रहा मैं, विद्यार्थी परिषद के प्रदेश का संगठन मंत्री रहा। प्रचारक की भूमिका क्या होती है? प्रचारक की भूमिका संगठन को आगे बढ़ाना होता है। तो उसका अपना कोई परिवार नहीं होता, अपना कोई रिश्तेदार नहीं होता। सुरेंद्र शर्मा 1991 से विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है, 2010 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है। हितानंद जी की पसंद सुरेंद्र शर्मा है कि नहीं है? एक कार्यकर्ता के नाते उनके लिए सब बराबर हैं, उनका कोई अपना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई परिवार नहीं है, कोई समाज नहीं है। किसी वीटो की उम्मीद नहीं रखते हैं? बिल्कुल नहीं। महाराज से आपकी क्या अपेक्षा है? निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद मुझे मिलेगा, वो भी चाहेंगे नए लोग आगे आए। दो का मिल गया, अब यशोधरा जी का तो आपका पहले ही सदैव से मेरे साथ है। तो फिर अब राय में रोड़ा क्या है? प्रदेश अध्यक्ष किस तरह आपको ट्रीट कर रहे हैं? बहुत अच्छे से। वो तो विद्यार्थी उनके साथ मैंने काम किया। वो क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, मैं प्रदेश संगठन मंत्री था, दोनों कदम ताल मिलकर चलते थे। और इसके बाद अगर मुख्यमंत्री शिवराज जी का अगर जिक्र करते हैं तो उनसे, उनके सामने कभी आपने बात रखी? बिल्कुल बात रखी, आज भी नहीं रखी, 18 में भी रखी, 18 के उपचुनाव में भी रखी। उस समय रन्नौद में एक कार्यक्रम हुआ था चुनाव से पहले, मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा कर लाया, बड़ी चर्चा उसकी हुई थी। शिवराज जी मुझे हेलीकॉप्टर में तो सर आप मिथुन चक्रवर्ती के साथ घूमे, अनुराधा पोडवाल के साथ घूमे। यही तो भाजपा है, यही तो भाजपा है कि बरवासा का मोड़ा, एक गरीब परिवार से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी मिथुन चक्रवर्ती के साथ उड़ता है, कभी अनुराधा जी के साथ उड़ता है, कभी शिवराज जी के साथ उड़ता है, कभी नड्डा जी के साथ सहजता से रहता है, कभी अमित शाह जी के साथ रहता है। भाजपा में संभव है। लेकिन जिनके साथ आपने उड़ना सीखा है या तेज उड़ान भरी है, कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका क्या होगी इस चुनाव में आपके लिए? निश्चित तौर पर कैलाश जी मेरे बड़े भाई है, मार्गदर्शक है, और मेरा सदैव ये तो ऐसा उन्होंने हमेशा प्रयास किया है, मुझे सिखाया है। संगठन में बहुत कुछ उनसे सीखा है, गंभीरता, बारीकियां, और एक कैसे मर्यादित आचरण करते हैं, कैसे धार्मिक आचरण करते हैं। मेरे व्यक्तित्व विकास में कैलाश जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बीटो शब्द जो है वो हितानंद जी करना सही, कैलाश जी का लगेगा? नहीं, बीटो की जरूरत क्या है? अगर भारतीय जनता पार्टी तो सर्व स्वीकार है सुरेंद्र शर्मा? निश्चित तौर पर सुरेंद्र शर्मा सर्व स्वीकार है। निंदा पार्टी कित में होगा, सुरेंद्र शर्मा को मिले या किसी और को मिले, लेकिन सुरेंद्र शर्मा सर्व स्वीकार है। सुरेंद्र की योग्यता पर, विश्वसनीयता पर, समर्पण पर किसी को संदेह नहीं। सुरेंद्र के ऊपर सबका आशीर्वाद है। फिर इतनी सूची आ चुकी है, अभी तक नाम क्यों नहीं आया? विचार पार्टी कर रही होगी, कई सारी रणनीतियां रहती है। हो सकता है कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार हो रहा हो सकता है कुछ और बातें हो, लेकिन
मैं कह रहा हूँ पार्टी के हित में जो निर्णय होगा वो गुणदोष के आधार पर होगा, संगठन के हित में होगा। मेरे लिए संगठन का हित सर्वोपरि है, प्रदेश में कमल खिलना चाहिए। मैं एक बार फिर शिवपुरी पे लौट के आ रहा हूं। अभी गणित क्या कह रहा है शिवपुरी का? जो टिकट डिक्लेयर हुए हैं, जो नहीं हुए हैं और जो दावेदार हैं, उसको आप बताइए कि क्या है। शिवपुरी जिले में 5 सीटें, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। जिस प्रकार से आप देखेंगे उपचुनाव में हम एक सीट पर हुआ था, हम पौरी सीट जीत कर आए, बड़े मार्जिन के साथ जीत कर आए। और पिछोड़ सीट जो हम अभी तक बड़े लंबा संघर्ष कर रहे थे, मैं वहां भी देख रहा हूं जिस प्रकार का वातावरण बना है। केपी सिंह का किला भी इस बार पिछोड़ में ढहने वाला है। 5 सीटों पर कमल खिलने वाला है। को पहले पार्टी निकालती है, फिर वापस लाती है। बिल्कुल। इसकी वजह क्या? वो गलती थी पार्टी से निकालना, या फिर ये गलती सुधार है? पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है। उनसे कुछ गलतियां हुई, उन्होंने माफी मांगी और उसके बाद उनको माफ कर दिया गया। प्रीतम की आवश्यकता आज भारतीय जनता पार्टी को है। आसपास की सीट में एक और नाम है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के गणित में केपी यादव जो सांसद है, उनके बारे में क्या सोचना है? उनकी क्या भूमिका है? निश्चित तौर पर एक सांसद के नाते केपी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और एक सहज सरल व्यवहार उनका है। आपके क्षेत्र के सांसद हैं? बिल्कुल मेरे सांसद हैं। उनकी कोई भूमिका हो सकती है? अगर पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। कई सांसदों को मैदान में उतारा गया, क्या केपी भी चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। जहां आवश्यकता होगी वो मुंगावली भी हो सकती है, वो कोलारस भी हो सकती है। कोलारस में आपने एक नया नाम जोड़ दिया अपने साथ। बिल्कुल, मेरे लिए पार्टी की सर्वोपरि है। सुरेंद्र शर्मा सर्वोपरि नहीं है। संगठन का तंत्र विकसित होना चाहिए, कमल खिलना चाहिए। कमल खिलाने मेरा उद्देश्य है। सरकार बनना चाहिए। जब सरकार बनेगी तो हम गरीब कल्याण की नीतियां जारी रख सकेंगे। मध्य प्रदेश का विकास, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना मेरी प्राथमिकता है। व्यक्तिगत हित बाद में। कांग्रेस क्या चुनौती है आपके लिए? कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस है कहाँ प्रदेश में? कोई चुनौती नहीं है। 2018 में तो सामने आपको मात दे ही चुके ना। 2018 में कुछ गलतियां हमसे हुई। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हम कई सीटें ऐसी हैं जो 500 वोट से लेके 5,000 वोट के बीच में हारे। थोड़ा सा हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, उस कारण हम कुछ सीटों से कम रह गए। वोट तो हमको भी ज्यादा आए थे। कमलनाथ और जनता ने कमलनाथ को देखा नहीं था। 15 महीने का कुशासन जनता ने देखा है। कैसे वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना, ये देखा है। कैसे धोखा दिया गया कर्ज माफी का, ये देखा है। अच्छा, ये जो दिग्गज भाजपा ने उतार दिए हैं सांसद, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय महासचिव, क्या नई पीढ़ी सामने नहीं आ पाई थी, या जो है वो वर्तमान में जीतने की स्थिति में नहीं है इसलिए इनको लाया गया है, या कहीं ना कहीं इनके अरमानों को आपस में टकराने कर कोई एक नई लाइन भाजपा खोज रही है? आप देखिए, जब ये सूची जारी हुई तो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें क्या ना करें। निश्चित तौर पर महारथियों के युद्ध लड़ने से युद्ध का महत्व बढ़ जाता है। ये 7 लोगों को जिस दिन उतारा गया उस दिन हमारी कम से कम 20 सीटें बढ़ गई। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब उतारा गया तो प्रहलाद पटेल अपने भाई वर्तमान विधायक का हक काट लेते हैं, उनको घर बैठा के टिकट लेते हैं। कैलाश विजयवर्गीय, जिस सीट से उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, उनका टिकट असमंजस में हो जाता है और वो मैदान में संभाल लेते हैं। फग्गन सिंह के 30 साल बाद चुनाव लड़ रहे हैं, उनके अपने भाई का टिकट कट जाता है। ऐसी कई सीटें थी जहां कहीं ना कहीं नई पीढ़ी का हक और अपने परिवार का हक काटा गया है। यही है बदलती भाजपा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नई पीढ़ी का हक नहीं मारा गया। ये लोग जहां से लड़े हैं, कैलाश जी 1 नंबर से लड़े हैं, वो हारी हुई सीट थी। माननीय नरेंद्र सिंह जी दिमनी से लड़ रहे हैं, वो हारी हुई सीट थी। नरेंद्र सिंह ने भी अपने पुत्र रामू का हक बिल्कुल नहीं कहा। नरेंद्र सिंह जी ने आज तक कहीं कहा था, मुझे बताइए? नहीं, पुत्र बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। रामू की अपनी योग्यता है, पार्टी उसके बारे में विचार करेगी। पहले चुनाव जीतना सर्वोपरि है, व्यक्तिगत हित नहीं है। और यही भारतीय जनता पार्टी है। क्या परिवार नहीं, पार्टी प्राथमिकता है। क्या कमलनाथ नकुलनाथ का टिकट काट सकते हैं? क्या दिग्विजय सिंह जयवर्धन का टिकट काट सकते हैं? क्या अरुण यादव सचिन यादव का टिकट काट सकते हैं? ये क्योंकि उनके लिए परिवार प्राथमिकता है। सोनिया जी के लिए परिवार प्राथमिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता है। एक चेहरा है सामने कमलनाथ, पहले एक चेहरा रहता था शिवराज, अब एक चेहरे पे कई चेहरे हैं और सामने एक चेहरा और आपके पास चेहरों की भरमार। ये तो हमारी विशेषता है। तो ये पहले नहीं था? पहले भी था। ये तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर चुनाव की रणनीति अलग अलग होती है। इनमें से सीएम तो एक ही बनेगा ना जो बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी क्या करेंगे? बाकी पार्टी का काम करेंगे, जो जिम्मेवारी संगठन देगा। ये तो वो पार्टी है। तो ये डिप्टी सीएम की दावेदारी और कैबिनेट में शामिल होंगे? ये तो पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति, चाहे सुरेंद्र शर्मा हो, चाहे शिवराज जी बनते हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय उनके कोई भी बने, और कैलाश जी अगर कोई भी बने, तो नरेंद्र तोमर उनके अंडर में काम करेंगे। कोई भी बने, जो संगठन आदेश देगा पार्टी का हर कार्यकर्ता उसका पालन करेगा। अच्छा, जो अंतिम सूची रुकी हुई है, इस पर आपका गणित क्या कह रहा है? आप अपनी संभावना भी टटोल रहे हैं। कुछ इसमें हारी हुई सीटें हैं, जैसे कि कुछ मंत्री भी हैं। इन सब सीटों पर ये बहुत निर्णायक होगी। अगर भाजपा की जीत का सफर आगे बढ़ाना है, एक हौसले बढ़ाना है, तो बहुत सोच समझ कर टिकट देना होगा। बिल्कुल, पार्टी ने बहुत चिंतन मंथन से, लगातार सर्वे, कार्यकर्ताओं का फीडबैक, बाकी 10 जगह से चर्चा के उपरांत
अभी 34 उसमें हारी हुई सीट है और 60 उसमें सिटिंग एमएलए हैं, 94 सीट बची है। इस 94 में निश्चित तौर पर अच्छे नाम आएंगे और चमत्कारी परिणाम आएंगे। अभी 136 सीट जो घोषित हुई हैं, मेरा अपना अनुमान है कि हम 101 प्लस सीट इसमें से हम जीत रहे हैं। कुछ गणित में कुछ प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी चमत्कारिक परिणाम आएगी। और जो हमने लक्ष्य रखा है 51% वोट शेयर के साथ, मैं कह रहा हूँ हम 55% या 56% तक जाएंगे और अब तक की सर्वाधिक सीट भाजपा तो जीतेगी। चलिए अंतिम सवाल, कोलारस पर आपकी नजर? पूरी है, टिकट की दावेदारी? पूरी है। चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, पार्टी ने अगर नहीं दिया तो? जिसको मिलेगा उसको जिताएंगे। विस्तारक की जिस भूमिका में सुरेंद्र निकले हैं वो पारी खत्म हो चुकी है और अब विधानसभा में पहुंचने की ललक रखते हैं। हाँ, प्रचारक की भूमिका से 2010 में फ्री हो चुका हूँ, तब से भाजपा जिन बड़े नेताओं के साथ सुरेंद्र कदम ताल करते रहे, उनसे बहुत कुछ सीखा, उंगली पकड़कर चले। क्या वो अब सुरेंद्र को टिकट देने में खुलकर सामने आएंगे? नहीं, उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है और पार्टी सर्वोपरि है। ज्यादा भरोसा किस पर, हाईकमान पर या प्रदेश नेतृत्व? सभी पर। किस पर? सभी प्रदेश पर, नेतृत्व सभी पर। की अनुशंसा के बिना भी? सभी पर। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मेरा भला बुरा, मेरा अच्छा ये लोग विचार करेंगे, पर संगठन का हित सर्वोपरि है। जो निर्णय होगा वो संगठन हित में होगा। ज्यादा अपेक्षा महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से है या यशोधरा से या कैलाश जी से? भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता से, हर नेतृत्व से। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज के अलावा संगठन महामंत्री हितानंद से कुछ ज्यादा अपेक्षा रखते हैं? सभी से बराबर अपेक्षा है। सभी मेरे समकक्ष बड़े भाई हैं और सबका सहयोग और आशीर्वाद मेरे साथ है। हमारी शुभकामनाएं सुरेंद्र जी। धन्यवाद। तो कोलारस से भाजपा के टिकट के दावेदार प्रदेश की राजनीति में कम नजर आए, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में या यूं कहें कि राज्यों की राजनीति में जब एक कार्यकर्ता के तौर पर सुरेंद्र को जिम्मेदारी सौंपी गई, तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, जो मैं बार बार कहता हूं, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, जो भी राज्य हो, वहां वो गए हैं। निकले विद्यार्थी परिषद से है, पृष्ठभूमि जो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि जब एक चौथी सूची में अनुभवी पर भाजपा ने दांव लगाया है, तो बाकी हुई सीटों पर नया नेतृत्व कब और कैसे सामने आता है और क्या उस सूची में सुरेंद्र की किस्मत भी खुलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ राकेश अग्निहोत्री। बहुत बहुत धन्यवाद।